हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रुचि कोड्स। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज हम बात करने वाले हैं जावा 8 के फीचर्स के बारे में। जावा 8 ने जावा को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया, जावा को मोर फंक्शनल, रीडेबल और पावरफुल बना दिया। इस वीडियो में हम ऑल मेजर जावा 8 के फीचर कवर करेंगे। हम पढ़ेंगे लैम्डा एक्सप्रेशन के बारे में, मेथड रेफरेंस के बारे में, फंक्शनल इंटरफेस के बारे में, ऑप्शनल के बारे में, डिफ़ॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड के बारे में, मेथड रेफरेंस के बारे में, ऑप्शनल क्लास के बारे में, डेट एंड टाइम एपीआई के बारे में, फॉर ईच के बारे में, नेसहॉर्न जावास्क्रिप्ट इंजन के बारे में। ये सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। सो वीडियो को स्किप मत करना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। अब आप सोच रहे होंगे कि जावा 8 क्यों इंट्रोड्यूस हुआ। जावा 8 से पहले कोड ज़्यादा लेंदी होता था, फंक्शनल प्रोग्रामिंग सपोर्ट नहीं था, कलेक्शन प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स थी। तो जावा 8 का गोल था कि कोड कम हो, फंक्शनल प्रोग्रामिंग हो, बेटर परफॉर्मेंस हो और क्लीन एंड रीडेबल सिंटैक्स हो। सबसे पहले हम समझेंगे लैम्डा एक्सप्रेशन के बारे में। लैम्डा एक्सप्रेशन इज अ कंसाइज वे टू रिप्रेजेंट एन anonymous function. It enables functional programming by allowing behavior to be passed as data. लैम्डा एक्सप्रेशन जावा 8 में इंट्रोड्यूस हुआ। इसका मेन पर्पस है कोड को शॉर्ट, क्लीन और रीडेबल बनाना। ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि एनोनिमस क्लास जो है वो लैम्डा एक्सप्रेशन के लिए बेस थी। लैम्डा एक्सप्रेशन जो है वो फंक्शनल इंटरफेस के साथ काम करता है। हम पहले ओल्ड वे समझते हैं। मैं एक बना लूंगी पैकेज एसआरसी के अंदर, जिसको मैं नाम दे रही हूँ जावा 8 फीचर्स। पैकेज के नाम में नंबर्स बीच में आ सकते हैं, आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। तो ये हमने नाम दिया है जावा 8 फीचर्स। इसके बाद में मैंने इसको नाम दिया लैम्डा एक्सप्रेशन। यहाँ लिखेंगे हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इसमें हम जैसे बनाते हैं एनोनिमस क्लास। यहाँ लिखूंगी मैं रनेबल आर इज इक्वल टू न्यू रनेबल। ये है एक एनोनिमस क्लास। ये प्रिंट करा रही है आई एम एनोनिमस क्लास। ये था ओल्ड वे। इस कोड में एनोनिमस क्लास यूज हुई है, रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है, रन मेथड को ओवरराइड किया है। सिर्फ एक लाइन प्रिंट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ रहा है। अब आता है लैम्डा एक्सप्रेशन, जो कि जावा 8 का फीचर है। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, रनेबल आर सेम लिखना है हमें, इज इक्वल टू, हम देंगे 2 स्मॉल ब्रैकेट्स, आई एम लैम्डा एक्सप्रेशन। यहाँ पे क्या है, हमें कोई क्लास नहीं लिखनी पड़ी, कोई मेथड नेम नहीं लिखना पड़ा, सिर्फ लॉजिक लिखा है इसमें हमने। ये जो ब्रैकेट्स दिख रहे हैं ये पैरामीटर्स के लिए होते हैं। अभी यहाँ हमने कोई पैरामीटर्स नहीं दिए हैं। देन आता है ये साइन, ये लैम्डा एरो ऑपरेटर है। देन हमने जो प्रिंट कराना है वो हमने प्रिंट करा दिया। जावा इसको इंटरनली समझता है ये ऐसा, पब्लिक वॉइड रन, ये प्रिंट करा दो। अब मैं लिखती हूँ थ्रेड T1 is equal to new thread and thread T2 is equal to new thread. T1 dot start and T2 dot start से कराएंगे हम प्रिंट। दोनों ही सेम काम कर रही हैं, बस अंतर इतना है कि इसमें हमें ज़्यादा कोड लिखना पड़ा, इसमें हमें कम कोड में हमारा काम हो गया। यहाँ प्रिंट क्यों नहीं हुआ, एक बार फिर से करके देखते हैं। ओके, इसके अंदर हमने ये दिया नहीं है। यहाँ पे आएगा R1 एंड यहाँ पे आएगा R2। अभी रन कराते हैं। दोनों ही सेम काम कर रही है। ये फीचर बाद में आया लैम्डा एक्सप्रेशन का। लैम्डा एक्सप्रेशन एनोनिमस क्लास का शॉर्ट फॉर्म है, मतलब जो काम पहले एनोनिमस क्लास करती थी वही काम लैम्डा एक्सप्रेशन कम कोड में करता है। लैम्डा सिर्फ फंक्शनल इंटरफेस के साथ काम करता है।
फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है? जिसमें सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है। रनेबल के अंदर सिर्फ एक ही मेथड होती है जो कि होती है रन, जिसको हम करा रहे हैं इम्प्लीमेंट। इसके एडवांटेजेस है, कोड शॉर्ट हो जाता है, रीडेबिलिटी बेटर होती है, बॉयलर प्लेट कोड कम होता है और फंक्शनल प्रोग्रामिंग सपोर्ट करता है। इसके बाद में आता है फंक्शनल इंटरफेस। A functional interface is an interface that contains exactly one abstract method. It is the foundation for using lambda expression in Java. फंक्शनल इंटरफेस के अंदर सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है। ये इंट्रोड्यूस हुआ जावा 8 में। इसका मेन पर्पस है लैम्डा एक्सप्रेशन को सपोर्ट करना। सिंपल वर्ड में बोले तो वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड दैट इज फंक्शनल इंटरफेस। यहाँ पे जो दिख रहा है ये एनोटेशन फंक्शनल इंटरफेस का, ये बताता है कि ये एक फंक्शनल इंटरफेस है और इसके अंदर सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। फंक्शनल इंटरफेस मेक श्योर करता है कि इंटरफेस के अंदर सिर्फ एक ही मेथड होना चाहिए। हम बना लेते हैं एक इंटरफेस जिसको हम नाम दे रहे हैं फंक्शनल इंटरफेस। इसके ऊपर मैं लगा देती हूँ एनोटेशन कि ये क्या है, फंक्शनल इंटरफेस है। तो उसके अंदर हम बनाएंगे एक ही सिर्फ मेथड, मैंने बनाई void show। अब जैसे इसमें मैं चाहूँ कि मुझे एक और डालनी है मेथड void run, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे हमको एरर मिलने लगी। एरर क्या बोल रही है, रिमूव एनोटेशंस जावा डॉट लैंग डॉट फंक्शनल इंटरफेस। ये हमको बोल रहा है कि फंक्शनल इंटरफेस है, इसके अंदर सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड आ सकती है, तो इसको आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा। जावा 8 में कुछ कॉमन फंक्शनल इंटरफेस है जैसे कि रनेबल, कॉलेबल, कंपैरेटर, प्रेडिकेट, फंक्शन, कंज्यूमर, सप्लायर। ये सब जावा डॉट यूटिल डॉट फंक्शन पैकेज में होते हैं। प्रेडिकेट जो होता है उसके अंदर होती है टेस्ट मेथड जो कंडीशन चेक करता है, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। फंक्शन जो होता है उसके अंदर होती है अप्लाई मेथड, ये इनपुट लेके आउटपुट देता है। उसके बाद में आता है कंज्यूमर। कंज्यूमर जो है वो उसके अंदर होती है एक्सेप्ट मेथड, ये सिर्फ इनपुट लेता है आउटपुट नहीं। उसके बाद में आती है सप्लायर। सप्लायर के अंदर होती है गेट मेथड, ये सिर्फ आउटपुट देता है इनपुट नहीं। एडवांटेज ऑफ फंक्शनल इंटरफेस, इसमें लैम्डा एक्सप्रेशन पॉसिबल है, कोड क्लीन एंड रीडेबल होता है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग सपोर्ट करता है और जावा 8 के फीचर इनेबल होते हैं इससे। नेक्स्ट आता है स्ट्रीम एपीआई। द स्ट्रीम एपीआई इज यूज्ड टू प्रोसेस कलेक्शंस ऑफ डेटा इन अ डिक्लेरेटिव एंड फंक्शनल स्टाइल, सपोर्टिंग ऑपरेशंस लाइक फिल्टरिंग, मैपिंग एंड रिड्यूसिंग। स्ट्रीम एपीआई जावा 8 का एक पावरफुल फीचर है जो हमें कलेक्शन के डेटा को फंक्शनल स्टाइल में प्रोसेस करने देता है। सो जो स्ट्रीम को एक असेंबली लाइन की तरह डेटा आता है, प्रोसेसिंग होती है, रिजल्ट निकलता है। स्ट्रीम डेटा स्टोर नहीं करता, ओरिजिनल कलेक्शन मॉडिफाई नहीं होता है इसमें। स्ट्रीम सिर्फ एक बार ही यूज होता है। स्ट्रीम जो होता है वो डेटा को स्टोर नहीं करता है और साथ ही इसमें ओरिजिनल कलेक्शन मॉडिफाई नहीं होती है। स्ट्रीम सिर्फ एक बार यूज होता है। इसका मेन पर्पस है कलेक्शन जैसे कि लिस्ट, सेट, मैप के डेटा को इजीली प्रोसेस करना। स्ट्रीम एपीआई में हमें फिल्टर, मैप, शॉर्ट, कलेक्ट जैसे ऑपरेशन सिंपल और रीडेबल वे में करने देता है। यहाँ पे सिंटेक्स भी दिया है, कलेक्शन डॉट स्ट्रीम डॉट ऑपरेशंस डॉट ऑपरेशन, मैंने एग्जाम्पल दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्ट्रीम एपीआई होता क्या है। स्ट्रीम एक डेटा का फ्लो होता है जो कलेक्शन से आता है और उस पर हम फंक्शनल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। स्ट्रीम डेटा स्टोर नहीं करता, सिर्फ डेटा को प्रोसेस करता है। यहाँ बना लेते हैं अब क्लास, इसको हम नाम देते हैं स्ट्रीम एपीआई। जब पहले स्ट्रीम नहीं था तब हम क्या करते थे, जैसे हम एक लिस्ट के अंदर 5 नंबर्स स्टोर कराने हैं, एरेस डॉट एस लिस्ट, इसके अंदर हम करा लेते हैं स्टोर 10, 20, 30, 40 एंड 50 को। इंपोर्ट करा लेते हैं लिस्ट को। यहाँ पे हमने यूज किया है एरेज डॉट एस लिस्ट का। ये लाइन एरे को लिस्ट में कन्वर्ट करती है या हम बोल सकते हैं एरे को लिस्ट बना देती है। एरेज जो है वो होता है यूटिल पैकेज में और एज लिस्ट जो है वो मेथड है जो लिस्ट रिटर्न करता है। अंदर हमने एलिमेंट्स को स्टोर कराया है। अब हमें इसे कराना है आइटरेट।
तो हम क्या करते थे, लिखते थे पहले फॉर इंटीजर आई इन लिस्ट, कंडीशन डाल देते हैं यहाँ पे। आई जो है वो अगर बड़ा होगा 20 से तो क्या कराना है आपको, आई मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। ये है ओल्ड वे। इसमें कोड बहुत लेंदी भी हो रहा है और मल्टीपल लूप्स का हम यूज कर रहे हैं अगर लॉजिक बढ़ रहा है। यहाँ ऊपर मैं लिख भी देती हूँ ओल्ड वे। स्ट्रीम एपीआई के आने के बाद में हमें क्या करना है, हमें सिर्फ लिखना है, ना लिख देती हूँ मैं आफ्टर स्ट्रीम एपीआई, हमें सिर्फ लिखना है यहाँ पे लिस्ट डॉट स्ट्रीम। इन हम इस पर लगा सकते हैं ऑपरेशंस जैसे कि डॉट फिल्टर, क्या फिल्टर कराना है हमें, फिर आई लैम्डा ऑपरेटर आई इज ग्रेटर देन 20। अगर ऐसा है तो क्या कराना है हमें, डॉट मैप, हमें कराना है आई मल्टीप्लाई बाय 2। एंड देन हमें क्या कराना है, फॉर ईच लूप लगाना है और प्रिंट कराना है आउटपुट को। यहाँ पे आई ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, इसका मैं नाम चेंज करके दे देती हूँ यहाँ पे इन, इसको भी मैं इन कर देती हूँ, यहाँ पे भी इन कर देती हूँ। और उसको मैं रन कराऊंगी तो हमें दोनों से ही सेम आउटपुट मिलेंगे। बस इसमें क्या है, थोड़ा कोड शॉर्ट हो गया और क्लीन हो गया, और इसमें हमें ज़्यादा कोड लिखना पड़ा। इसमें सिर्फ हमारा 1 लाइन में काम हो गया और इसमें हमें काफ़ी सारा कोड लिखना पड़ा। ये हमें इसके बाहर लिखना है, इसके अंदर लिख दिया हमने इसको, इसलिए ओल्ड वे वाला आउटपुट प्रिंट नहीं हो रहा है। नाउ इट्स करेक्ट। तो ये वाला था ओल्ड वे, इससे भी हमें 60 80 100 मिला और इससे भी हमें 60 80 और 100 मिला। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने लगाया है लिस्ट डॉट स्ट्रीम। डॉट स्ट्रीम जो है वो क्या कर रही है, लिस्ट के डेटा को स्ट्रीम में कन्वर्ट करती है। अब डेटा एक एक करके प्रोसेस होगा, 10 फिर 20 30 40 50, एक के बाद एक प्रोसेस होगा। स्टेप 2 क्या लगाई हमने इसमें, फिल्टर। फिल्टर क्या कर रहा है, फिल्टर कंडीशन लगाता है, सिर्फ वही वैल्यूज आगे जाएंगी जो 20 से बड़ी होंगी। देन चेक करेगा क्या 10 20 से बड़ा है, नहीं, 20 20 के इक्वल है तो ये भी नहीं आएगा। फिर 30 बड़ा है, 40 भी बड़ा है, 50 भी बड़ा है, तो मतलब इन तीनों पे प्रोसेसिंग होगी। इसके बाद में हमने स्टेप 3 क्या लगाई है, मैप। मैप क्या करता है, मैप डेटा ट्रांसफॉर्म करता है, हर वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करता है। तीनों को 2 से मल्टीप्लाई किया, देन हमको ये आउटपुट मिला। फिर हमने लगाया है फॉर ईच सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ये क्या है, एक टर्मिनल ऑपरेशन है, हर एलिमेंट को ये प्रिंट करता है। तो इसने तीनों एलिमेंट्स को प्रिंट करा दिया। तो सबसे पहले हम एलिमेंट्स को फिल्टर कर रहे हैं, फिर उसमें हम ऑपरेशन लगा रहे हैं मैप, देन उसमें हम प्रिंट करा रहे हैं। फिल्टर जो होता है वो इनसाइड यूज करता है प्रिडिकेट को, प्रिडिकेट मतलब कंडीशन चेक करना। मैप जो होता है वो इनसाइड यूज करता है फंक्शन को। फंक्शन क्या करता है, इनपुट लेके आउटपुट देता है। हमने लगाया है फॉर ईच। फॉर ईच जो है वो कंज्यूमर यूज करता है। कंज्यूमर क्या करता है, सिर्फ इनपुट लेता है, आउटपुट नहीं लेता है। इससे ओरिजिनल लिस्ट चेंज नहीं होती है, स्ट्रीम एक बार ही यूज होता है। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ कि फिल्टर जो है वो क्या है, ये है प्रेडिकेट, मैप जो है वो है फंक्शन, और फॉर ईच जो है वो है कंज्यूमर। ये कोड पहले वैल्यू फिल्टर करता है, फिर उनको मॉडिफाई करता है और फाइनली आउटपुट प्रिंट करता है। तो ये हमने देख लिया स्ट्रीम एपीआई के बारे में। स्ट्रीम एपीआई का फ्लो हमेशा 3 स्टेप में होता है, सोर्स, इंटरमीडिएट ऑपरेशन, देन टर्मिनल ऑपरेशन। सोर्स मतलब ऐसे कलेक्शंस में हम ले सकते हैं लिस्ट डॉट स्ट्रीम, एरे में ले सकते हैं हम एरेज डॉट स्ट्रीम। फिर आता है इंटरमीडिएट ऑपरेशन, उसमें क्या कर रहे हैं, हम डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं, जैसे हम ऑपरेशन लगा रहे हैं फिल्टर, मैप, सॉर्ट, डिस्टिंक्ट, लिमिट, ये सारे ऑपरेशन। ये क्या करता है, न्यू स्ट्रीम रिटर्न करता है। ये थोड़े लेजी होता है, तब तक रन नहीं होता जब तक टर्मिनल ऑपरेशन ना हो। इसके बाद में आता है थर्ड, टर्मिनल ऑपरेशन। ये क्या करता है, स्ट्रीम को कंज्यूम कर देता है और फाइनल रिजल्ट देता है, देन स्ट्रीम क्लोज हो जाती है। इसमें ऑपरेशन होते हैं जैसे कि फॉर ईच, कलेक्ट, काउंट, रिड्यूस, फाइंड फर्स्ट। आप चाहें तो प्रैक्टिस के लिए इन सबको
ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम मेथड रेफरेंस के बारे में। अ मेथड रेफरेंस इज अ शॉर्ट हैंड notation of a lambda expression that refers directly to an existing method. मेथड रेफरेंस जो है वो क्या है, लैम्डा का शॉर्टर वर्जन होता है। सिंटेक्स दिया है क्लास नेम मेथड नेम। ये क्या कर रहा है, ये लैम्डा का रिप्लेसमेंट है। लैम्डा एक्सप्रेशन में हम क्या कर रहे थे, हमें ये सब लिखना पड़ रहा था इतना सारा, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं मेथड रेफरेंस में, इसका भी बना लेती हूँ मैं अलग से क्लास मेथड रेफरेंस। पहले बना लेती हूँ लिस्ट, यहाँ पे लिस्ट इंटीजर list is equal to arrays dot as list 10 20 और 30। अब अगर इसको हमको प्रिंट कराना है लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू, तो हम क्या लिखते हैं इसमें, लिस्ट डॉट फॉर ईच एक्स, इसका हमने नाम दिया है एक्स, देन हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एक्स। ये था हमारा लैम्डा एक्सप्रेशन, लेकिन मेथड रेफरेंस के आने से ये कोड और शॉर्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ लिखना है इसमें क्लास का नेम एंड देन मेथड का नेम, या फिर ऑब्जेक्ट का नेम और मेथड का नेम। तो ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा नाम, लिस्ट है ऑब्जेक्ट का नेम, डॉट मेथड का नेम हम लगा रहे हैं फॉर ईच, एंड देन लिखना है सिस्टम डॉट आउट एंड देन प्रिंट एलन। दोनों ही से हमें सेम आउटपुट मिलेगा, बस इसने हमारा कोड और शॉर्ट कर दिया। यहाँ आप क्लास का नाम या फिर ऑब्जेक्ट का नाम दोनों लिख सकते हैं, तो ये हमें दोनों से आउटपुट मिल गया सेम। जब लैम्डा एक्सप्रेशन के अंदर सिर्फ एक मेथड कॉल हो तब हम यूज़ कर सकते हैं मेथड रेफरेंस का, या फिर जब कोड रीडेबल बनाना हो तभी भी ये बेटर है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स कोड हो तो लैम्डा एक्सप्रेशन बेटर होता है। मेथड रेफरेंस लैम्डा एक्सप्रेशन का शॉर्ट फॉर्म होता है जो एग्जिस्टिंग मेथड को डायरेक्टली रिफर करता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है डिफॉल्ट मेथड। डिफॉल्ट मेथड अलाउ interface to have method implementation. This helps add new methods to interface without breaking existing implementation. डिफॉल्ट मेथड जावा 8 में इंट्रोड्यूस हुआ। इनका मेन पर्पस है इंटरफेस में मेथड का इम्प्लीमेंटेशन देना बिना एग्जिस्टिंग क्लास को ब्रेक किए। जावा 8 से पहले क्या होता था, इंटरफेस में सिर्फ मेथड डिक्लेरेशन होती थी, मेथड बॉडी अलाउड नहीं थी, सिर्फ डिक्लेरेशन हमें इम्प्लीमेंटेशन क्लास में लिखना कंपलसरी था। जावा 8 के बाद क्या हुआ कि हम इंटरफेस के अंदर डिफॉल्ट मेथड को लिख सकते हैं। जैसे मैंने एक इंटरफेस बनाया, इसको नाम मैं डिफॉल्ट मेथड दे देती हूँ। इसके अंदर मैं बनाती हूँ एक मेथड वॉइड शो। इसको तो अपने इम्प्लीमेंटेशन इसमें नहीं दिया है, लेकिन हम एक बनाते हैं डिफॉल्ट वॉइड मैसेज। अब इसके अंदर हम देंगे इम्प्लीमेंटेशन हेलो फ्रॉम डिफॉल्ट मेथड। आप देख सकते हैं हमने इंटरफेस के अंदर मेथड का इम्प्लीमेंटेशन दे दिया। यह मैसेज मेथड जो है वो डिफॉल्ट मेथड है, इसमें बॉडी अलाउड होती है। हम डिफॉल्ट मेथड को ओवरराइड भी कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि डिफॉल्ट मेथड को क्यों लाया गया। अगर जावा 8 पे इंटरफेस में न्यू मेथड ऐड करते तो पुरानी क्लासेस ब्रेक हो जाती, इसलिए जावा ने बोला न्यू मेथड को डिफॉल्ट बना दो। डिफॉल्ट मेथड जो है वो इंटरफेस में ही होता है, इसमें मेथड बॉडी अलाउड होती है। ओवरराइड जो है वो भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको ओवरराइड कर सकते हैं। स्टैटिक मेथड जो है उसको हम ओवरराइड नहीं कर सकते, और ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड डिफॉल्ट नहीं बन सकते। डिफॉल्ट मेथड इंटरफेस का ऐसा मेथड होता है जिसमें इम्प्लीमेंटेशन होता है और जो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए इंट्रोड्यूस किया गया। इसके थ्रू जो एग्जिस्टिंग क्लासेस है वो अब सेफ रहेंगी। नेक्स्ट आता है स्टैटिक मेथड इन इंटरफेस। जावा 8 से इंटरफेस के अंदर स्टैटिक मेथड अलाउड है। जावा 8 allows static method in interface which belongs to the interface itself are not inherited by implementing classes। ये जो है वो सिर्फ इंटरफेस के अंदर ही होती है, लेकिन इसको हम इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते।
जावा 8 से पहले इंटरफेस में स्टैटिक मेथड अलाउड नहीं था। इसके लिए बना लेती हूँ अलग से एक क्लास इंटरफेस स्टैटिक मेथड। इसमें मैं लिखूंगी स्टैटिक वॉइड शो आई एम स्टैटिक मेथड। तो ये था स्टैटिक मेथड। यहाँ पर क्या है, शो जो है वो एक स्टैटिक मेथड है, इसमें मेथड बॉडी अलाउड है। स्टैटिक मेथड को आप इंटरफेस के नाम से कॉल कर सकते हैं, ये मैंडेटरी है। इसको आप ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं कर सकते। डिफॉल्ट जो है उसमें हम यूज करते हैं डिफॉल्ट कीवर्ड का, एंड स्टैटिक मेथड जो उसमें हम यूज करते हैं स्टैटिक कीवर्ड का। डिफॉल्ट में ऑब्जेक्ट से कॉल होता है और स्टैटिक में इंटरफेस की नेम से कॉल होता है। डिफॉल्ट मेथड को हम ओवरराइड कर सकते हैं और स्टैटिक मेथड को हम ओवरराइड नहीं कर सकते। डिफॉल्ट जो है उसमें इनहेरिटेंस होता है और स्टैटिक मेथड में इनहेरिटेंस नहीं होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टैटिक मेथड क्यों लाया गया। जावा ने बोला जो मेथड इंटरफेस का ही काम करे और क्लास पे डिपेंड ना हो उसको स्टैटिक बना दो। जैसे कि हमें वैलिडेशन लॉजिक लिखना हो या फिर यूटिलिटी या फिर हेल्पर मेथड्स हो, उसको हम स्टैटिक बना सकते हैं। स्टैटिक मेथड जो है वो इंटरफेस में हो सकती है, इसमें मेथड बॉडी अलाउड होती है और इंटरफेस के नाम से कॉल होती है। इन्हें हम ओवरराइड नहीं कर सकते, ना ही ये ऑब्जेक्ट से कॉल होती है। मैं बना लेती हूँ टेस्ट क्लास जो कि इम्प्लीमेंट करा रही है स्टैटिक मेथड को। इसको आपको कॉल करना है तो आपको लिखना पड़ेगा नाम क्लास का स्टैटिक मेथड डॉट शो, तो ये प्रिंट हो जाएगी। ये प्रिंट हो गया, इसको आप ओवरराइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर ईच मेथड को। फॉर ईच मेथड जो है उसको हम यूज करते हैं आइटरेट करने के लिए एलिमेंट्स के ऊपर। द फॉर ईच मेथड इज यूज्ड टू आइटरेट ओवर एलिमेंट्स ऑफ अ कलेक्शन ऑन स्ट्रीम यूजिंग अ लैम्डा एक्सप्रेशन। फॉर ईच क्या है, फॉर ईच एक इंटरनल लूप है जो लैम्डा के साथ यूज होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया भी है, लिस्ट डॉट फॉर ईच एक्स लैम्डा ऑपरेटर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एक्स, ऐसे आप प्रिंट करा सकते हैं। फॉर ईच के थ्रू आपको, जैसे हम पहले लिखते थे ओल्ड वे में फॉर इंट आई इन लिस्ट प्रिंट करा दीजिए आई की वैल्यू, तो आपको इतना बड़ा लूप ना लिख के आपको सिर्फ सिंगल लाइन लिखनी पड़ेगी, लिस्ट डॉट फॉर ईच एंड देन नेम एंड देन प्रिंट कराना है हमें एक्स को। फॉर ईच जावा 8 का फीचर है जो कलेक्शन या स्ट्रीम के हर एलिमेंट्स पर लैम्डा के थ्रू ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इसके बाद में आती है ऑप्शनल क्लास। The optional class is a container object used to represent the presence or absence of a value, helping to avoid null pointer exception. जावा का सबसे कॉमन एरर है null pointer exception। ऑप्शनल क्लास का गोल था नल को सेफली हैंडल करना, तो ऑप्शनल क्लास के थ्रू हम नल को सेफली हैंडल कर सकते हैं। ऑप्शनल क्लास का मेन पर्पस था नल पॉइंटर एक्सेप्शन से बचाना। ऑप्शनल जो है वो एक कंटेनर क्लास है जो वैल्यूज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे हमने एक स्ट्रिंग बनाई नेम, उसमें हमने कोई वैल्यू पास नहीं करी, उसको हमने नल दे दिया। यहाँ पे क्या है, नेम जो है वो नल है, तो हमारा जो प्रोग्राम है वो क्रैश हो जाता था। फिर जावा 8 ने जब नल पॉइंटर एक्सेप्शन लाया तो उससे क्या हुआ, जैसे बनाते नल पॉइंटर एक्सेप्शन के लिए जब वैल्यू प्रेजेंट हो तब क्या होता है वो देखते हैं। जैसे स्ट्रिंग ने दिया नेम इज इक्वल टू जावा, ऑप्शनल स्ट्रिंग ऑप्शनल नेम इज इक्वल टू ऑप्शनल डॉट ऑफ नलेबल नेम। देन हमें प्रिंट कराना है इस वैल्यू प्रेजेंट, तो क्या करना है, ऑप्शनल नेम डॉट इस प्रेजेंट, लिखते हैं हम लेंथ ऑप्शनल नेम डॉट गेट डॉट लेंथ। यहाँ पर हमने लगाया है ऑप्शनल डॉट ऑफ नलेबल नेम। यहाँ पर वैल्यू हो या नल दोनों सेफ रहेगा।
इस प्रेजेंट जो है वो क्या है, वो चेक करता है वैल्यू है या नहीं। तो हमें यहाँ पे मिल गई वैल्यू प्रेजेंट इज ट्रू। और अगर जैसे हमने एक और स्ट्रिंग दी है सिटी, सिटी को हमने दे दिया नल, यहाँ पे सेम बना लेते हैं, ऐसे ही को नाम दे देते हैं सिटी, प्रिंट कराते हैं सिटी को प्लस ऑप्शनल सिटी डॉट और एल्स दिल्ली। अगर सिटी नहीं हो तो आप दिल्ली प्रिंट कर देना। और एल्स जो होता है उसका हम यूज़ करते हैं अगर नल हो तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, तो यहाँ पे दिल्ली प्रिंट हो गया। एक और एल्स गेट भी होता है जो लैम्डा से डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेता है, और एक और एल्स थ्रो होता है जो एक कस्टम एक्सेप्शन थ्रो करता है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ऑप्शनल क्लास जो है वो जावा 8 में इंट्रोड्यूस हुआ है टू अवॉइड नल पॉइंटर एक्सेप्शन बाय फोर्सिंग प्रॉपर नल हैंडलिंग। इसके बाद में नेक्स्ट आता है डेट एंड टाइम एपीआई। द डेट एंड टाइम एपीआई प्रोवाइड्स अ मॉडर्न इम्यूटेबल एंड थ्रेड सेफ वे टू हैंडल डेट्स टाइम एंड टाइम जोन्स। जावा 8 में नया डेट एंड नया टाइम एपीआई इंट्रोड्यूस हुआ ताकि ओल्ड डेट एंड कैलेंडर की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। ओल्ड डेट एंड कैलेंडर क्लासेस में क्या था कि वो थ्रेड सेफ नहीं थी, उसमें कंफ्यूजिंग मेथड्स थी और म्यूटेबल थी, चेंज हो जाती थी। जावा 8 ने जावा डॉट टाइम पैकेज दिया जो सिंपल, इम्यूटेबल और थ्रेड सेफ है। इसकी क्लास होती है लोकल डेट जो सिर्फ डेट देती है, लोकल टाइम जो सिर्फ टाइम देती है, लोकल डेट टाइम जो डेट प्लस टाइम देती है, पीरियड होती है जो कि डेट डिफरेंस देता है, ड्यूरेशन होता है जो कि टाइम डिफरेंस देता है, और एक होता है डेट टाइम फॉर्मेटर जो कि फॉर्मेटिंग करता है। इसके लिए बना लूंगी मैं डेट टाइम डेम। सबसे पहले हम देखेंगे करंट डेट। इसके लिए हमें लिखना है लोकल डेट, डेट इज इक्वल टू लोकल डेट डॉट नाउ, जो कि देगा हमें करंट डेट, और प्रिंट कराना है करंट डेट को प्लस डेट। तो इससे हमें करंट डेट मिल गई 14 to 26। नेक्स्ट आती है करंट टाइम। हम लिखेंगे लोकल टाइम, टाइम इज इक्वल टू लोकल टाइम डॉट नाउ, प्रिंट करा दो करंट टाइम करंट टाइम भी प्रिंट हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट आती है करंट डेट एंड टाइम। इसमें लिखेंगे हम लोकल डेट टाइम, लोकल डेट टाइम इज इक्वल टू न्यू, इसमें न्यू नहीं लगाना है हमें, लोकल डेट टाइम डॉट नाउ, बिकॉज नाउ जो है वो स्टैटिक मेथड है इसलिए इसमें हमें न्यू नहीं लगाना है, और प्रिंट कराना है करंट डेट एंड प्लस लोकल डेट टाइम। तो इससे हमें डेट और टाइम दोनों मिल जाएगा करंट का, ये मिल गया। इसके बाद में आती है कस्टम डेट। कस्टम डेट में हम लिखते हैं लोकल डेट, कस्टम डेट इज इक्वल टू लोकल डेट डॉट ऑफ 2026 दे दिया मैंने इसमें, कॉमा 24 मंथ है इसके बाद में ना, तो मंथ दे दिया मैंने 2 और दे दिया मैंने 23, प्रिंट करा दिया कस्टम डेट को। इसके थ्रू आप अपने अकॉर्डिंग डेट को कस्टमाइज कर सकते हो। इसके बाद में आती है पीरियड। के लिए हम लिखते हैं पीरियड पी इज इक्वल टू पीरियड डॉट बिटवीन कस्टम डेट और डेट के बीच का पीरियड, प्रिंट कराना है डिफरेंस को प्लस पी डॉट गेट ईयर्स प्लस ईयर्स, देन देना है प्लस पी डॉट गेट मंथ्स, मंथ के बीच का
एंड डिफरेंस चाहिए हमें डे के बीच का, p डॉट गेट डेज। डिफरेंस क्या है? 0 ईयर 0 मंथ, क्योंकि ईयर भी सेम है मंथ भी सेम है। 9 डेज का डिफरेंस है बिकॉज हमने दी है डेट 23 और आज करंट डेट कितनी है? 14 है। ऐसे इसको मैं चेंज करके दे देती हूँ 2000 एंड मंथ दे दिया मैंने 10 एंड डे सेम रखा। तो हमें मिल गया डिफरेंस कितना है? 25 साल का डिफरेंस है, 3 मंथ का और 22 दिन का। इसके बाद में नेक्स्ट आती है डेट फॉर्मेटिंग। डेट फॉर्मेटिंग में हम लिखते हैं डेट टाइम फॉर्मेटर इज इक्वल टू डेट टाइम फॉर्मेटर डॉट ऑफ। पैटर्न क्या रहेगा इसका? का पैटर्न रहेगा, सबसे पहले हमको चाहिए डे, देन चाहिए हमको मंथ, देन चाहिए हमको ईयर, और टाइम क्या चाहिए हमको? सबसे पहले चाहिए आवर्स, देन हमको चाहिए मिनट, देन चाहिए सेकेंड पे एम कैपिटल आएगा। फिर क्या कराना है हमें? यहाँ लिखना है स्ट्रिंग फॉर्मेटेड डेट इज इक्वल टू डेट टाइम डॉट फॉर्मेटा। क्या एरर आ रहा है? डेट टाइम लोकल डेट टाइम, जैसा हमने उसको कर देते हैं हम लोकल डेट टाइम। लोकल डेट टाइम को फॉर्मेट करना है। ये जो बनाया था ना हमने ऊपर, इसको नाम दिया था लोकल डेट टाइम, मुझे लगा डेट टाइम था। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें क्या करना है? इसको प्रिंट कराना है फॉर्मेटेड डेट टाइम प्लस फॉर्मेटेड डेट। तो यहाँ से हमको मिल गया फॉर्मेटेड डेट और टाइम। तो हमने देख लिया करंट डेट, करंट टाइम, करंट डेट एंड टाइम, कस्टम डेट, डेट डिफरेंस और डेट फॉर्मेटिंग। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है पैरेलल स्ट्रीम। पैरेलल स्ट्रीम enable automatic parallel processing of data to improve performance by utilizing multiple CPU cores। पैरेलल स्ट्रीम जावा 8 का फीचर है जो डेटा को मल्टीपल थ्रेड में प्रोसेस करता है ताकि परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। नॉर्मल स्ट्रीम जो होती है वो सिंगल थ्रेड की होती है और पैरेलल स्ट्रीम जो होती है उसमें मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं। इसमें बना लेती हूँ क्लास पैरेलल स्ट्रीम। जैसे मैंने एक लिस्ट बनाई है स्ट्रिंग की, नेम्स इज इक्वल टू एरेज डॉट एज लिस्ट रिया डीमा, एंड देन एक और दे देते हैं हम, उमा दे दिया हमने। अब इसमें हमने लगाया नेम्स डॉट स्ट्रिंग डॉट फॉर ईच सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन। तो ये जो थी वो सीक्वेंशियल स्ट्रीम थी, इसमें एक एक एलिमेंट सीक्वेंस में प्रोसेस हो रहे थे। इसके बाद में जो आई पैरेलल स्ट्रीम, उसमें क्या होता है? हम लिखते हैं नेम्स डॉट पैरेलल स्ट्रीम डॉट फॉर ईच सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन। इसको कर देती हूँ मैं कमेंट। और इसमें क्या होता है? मल्टीपल थ्रेड साथ में काम करते हैं, आउटपुट ऑर्डर फिक्स नहीं होता है। इसमें पहले रीमा प्रिंट हुआ, फिर इसमें उमा प्रिंट हुआ, इसमें रिया प्रिंट हुआ। और इसमें क्या हो रहा था? पहले वाले में ऑर्डर से प्रिंट हो रहे थे। सबसे पहले इसमें रिया प्रिंट हुआ, रीमा प्रिंट हुआ, देन उमा प्रिंट हुआ। बट इसमें जो है मल्टीपल थ्रेड्स काम करते हैं, इसमें ऑर्डर फिक्स नहीं रहता है। अब आप सोच रहे हो कि पैरेलल स्ट्रीम कैसे काम करता है? जावा फोर्क जॉइन पूल यूज करता है एंड देन डेटा को चंक्स में तोड़ देता है और हर चंक अलग थ्रेड पर प्रोसेस करता है। ये था पैरेलल स्ट्रीम।
पैरेलल स्ट्रीम सीपीयू इंटेंसिव काम के लिए बेस्ट है। पैरेलल स्ट्रीम की स्मॉल डेटा में परफॉर्मेंस कम हो सकती है, इसका ऑर्डर जो है वो गारंटी नहीं होता है। इसकी परफॉर्मेंस बेटर होती है लार्ज डेटा के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट आता है नैश ऑन जावास्क्रिप्ट इंजन। द नैश ऑन जावास्क्रिप्ट engine allow Java application to execute JavaScript code dynamically at runtime. Nashon Java 8 में इंट्रोड्यूस हुआ JavaScript इंजन है जिसका यूज जावा के अंदर JavaScript कोड एग्जीक्यूट करने के लिए होता है। मतलब जावा प्रोग्राम के अंदर JavaScript लिख सकते हो और चला भी सकते हो। जावा 7 और उससे पहले JavaScript सपोर्ट वीक था, राइनो स्लो था। फिर जावा 8 ने बोला फास्ट मॉडर्न जावास्क्रिप्ट इंजन चाहिए, इसलिए नैशॉन इंट्रोड्यूस हुआ। इससे परफॉर्मेंस फास्ट होती है और जेवीएम पे रन करता है। नैशॉन क्या करता है, जावा के अंदर जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करता है, जावास्क्रिप्ट को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है और जेवीएम की पावर यूज करता है। नेक्स्ट आता है कलेक्टर्स। कलेक्टर्स आर यूटिलिटी क्लासेस यूज्ड विथ स्ट्रीम टू कलेक्ट प्रोसेस डेटा इनटू कलेक्शन लाइक लिस्ट, सेट और मैप। कलेक्टर्स जो है वो जावा 8 का यूटिलिटी क्लास है जो स्ट्रीम के रिजल्ट को कलेक्शन या वैल्यू में कन्वर्ट करने के काम आता है। कलेक्टर्स यूज होता है कलेक्ट टर्मिनल ऑपरेशन के साथ में। इसको हम कॉमनली यूज करते हैं टू लिस्ट के साथ में, टू सेट के साथ में, टू मैप के साथ में, काउंटिंग के साथ में या ग्रुपिंग बाय के साथ में। इसको हम देखते हैं स्ट्रीम वाले एग्जाम्पल के साथ में ही। ये जो बनाया था इसमें आप कलेक्टर्स का भी यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने बनाया लिस्ट ऑफ इंटीजर, को नाम दिया मैंने न्यू लिस्ट इज इक्वल टू लिस्ट डॉट स्ट्रीम डॉट फिल्टर। क्या करना है इसमें, एक्स लैम्डा ऑपरेटर एक्स ग्रेटर देन 20 डॉट कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट देना है, टू लिस्ट एंड देन प्रिंट कराना है हमें न्यू लिस्ट यूजिंग कलेक्टर। तो कराते हैं रन, तो हमें क्या मिल गई, हमें लिस्ट मिल गई 30, 40 और 50 की। टू लिस्ट जो होता है वो स्ट्रीम को लिस्ट में कन्वर्ट करता है। ऐसे ही टू सेट भी होता है जो डुप्लीकेट रिमूव कर देता है। जैसे मेरे इसमें लिस्ट में मैंने डाल दिया 50 एक और बार और मुझे डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है, तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा सेट इंटीजर सेट इज इक्वल टू लिस्ट डॉट लिस्ट डॉट स्ट्रीम देन डॉट कलेक्ट कलेक्टर्स डॉट टू सेट। फिर प्रिंट कराना है सेट को। तो सेट जो है वो डुप्लीकेट्स को रिमूव कर देगा। तो इस वाले उसमें हमको डुप्लीकेट्स नहीं दिख रहे हैं। हमने 50 को 2 बार लिया था, हमें यहाँ पे एक ही बार मिल रहा है। इसी तरह होता है काउंटिंग जो टोटल एलिमेंट्स काउंट करता है, जॉइनिंग जो स्ट्रिंग को एक लाइन में ज्वाइन करता है, ग्रुपिंग बाय जो कंडीशन के बेस पर ग्रुप बनाता है। कलेक्टर्स जो होता है वो जावा डॉट यूटिल डॉट स्ट्रिंग कलेक्टर्स क्लास में होता है। ये जो कलेक्ट हमने लिखा है यहाँ पे ये एक टर्मिनल ऑपरेशन है। स्ट्रीम एक बार कलेक्ट हो गया तो खत्म हो जाता है। तो कलेक्टर्स जो है वो जावा 8 का हेल्पर क्लास जो स्ट्रीम के रिजल्ट को लिस्ट, सेट, मैप या किसी वैल्यू में कन्वर्ट करने के काम आता है। तो आज के वीडियो में हमने जावा 8 के सारे फीचर्स को कंप्लीट किया। जावा 8 ने जावा को मोर पावरफुल, मोर मॉडर्न और मोर फंक्शनल बनाया। आज के टाइम में जावा 8 के फीचर्स आना मस्ट है, चाहे इंटरव्यू हो या रियल प्रोजेक्ट्स हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप कोडिंग।